नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। वंदे भारत की हम शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से मिल रही खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया। मेगा शो के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने कमजोर बूथों पर काम करने के लिए कहा। बीजेपी ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। पीएम मोदी का ये मेगा शो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। पीएम मोदी के रोड शो में गजब का उत्साह दिखाई दिया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। दो 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावों पर मंथन के लिए सोमवार से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो 17 जनवरी यानी कल तक चलेगी। बैठक में बीजेपी ने 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बीजेपी के लिए 2024 बेहद अहम है। 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट मेगा शो किया और इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने को कहा है। बीजेपी के मुताबिक पार्टी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान कर ली है। अब तक 1,32,000 बूथों पर पार्टी पहुंच चुकी है। 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस साल पार्टी को सभी 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को जीत के उद्देश्य के साथ उतरना है। ऐसे में बीजेपी 2023 और 2024 जीतने के लिए अभी से पसीना बहाने लगी है। आगे अब बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वालों को मतदान से दूर रहने के लिए शानदार उपकरण तैयार किया है, जिससे दूसरे शहर या दूसरे राज्य में रहने पर भी मतदान किया जा सकेगा। इसका मतलब दूसरे शहरों या राज्यों में रहने वाले लोग अपने घर आने बिना ही, घर से अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी वो मतदान कर सकेंगे। लेकिन आखिर कैसे इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। घर से दूर रहने के बाद भी आप अपने इलाके के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। अब घर से दूर रहने वालों को मतदान करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें मतदान करने के लिए अपने शहर, कस्बे या गांव में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि अब वो जहां है वहीं से मतदान कर सकेंगे। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा,
लेकिन अब चुनाव आयोग से रिमोट वोटिंग सिस्टम की वजह से इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा कर दी है। अब रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम की मदद से घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर भी विधानसभा, लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। घर से दूर रहने वाले वोटर्स के लिए बनाए गए इस सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दलों और 57 क्षेत्रीय दलों को बुलाया था, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरवीएम सिस्टम का विरोध किया है। आयोग का यह कहना है कि आरवीएम को एक मजबूत, फुल प्रूफ और असरदार स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही आधारित होगा, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा। चुनाव आयोग ने उन लोगों को आरवीएम का इस्तेमाल की अनुमति दे दी है जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मतदाता को वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर जाना होगा, यानी उनके लिए भी घर से मतदान की सुविधा नहीं है। अनुमान के मुताबिक देश में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर और शहर से दूर रह रहे हैं। तो देखिए, रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम प्रपोजल पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई कि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 16 दलों ने हिस्सा भी लिया और आरवीएम का विरोध किया। अब इस जरा प्रोसेस को समझते हैं। आरवीएम के विरोध में देखिए पार्टियां इस वक्त खड़ी हुई हैं। वहीं कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है और इसके साथ ही एसपी भी है यानी कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी, वहीं सीपीएम भी है, सीपीआई, जेएमएम, पीडीपी और इसके साथ ही वीसीके, एनसीपी, शिवसेना, जो कि उद्धव गुट की दिग्विजय का ये कहना है कि आरवीएम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है। इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं, प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा और संख्या भी साफ नहीं है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना के पहले बैच में जवानों को संवाद किया, जवानों से बातचीत की। वर्चुअल हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 3 सेनाओं के पहले बैच के करीब 40,000 अग्निवीरों को संबोधित किया। देखिए, दिल में देश की सेवा और दुश्मनों को परास्त करने का जज्बा लिए सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले अग्निवीरों के लिए आज का दिन खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अग्निवीरों से संवाद किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के पहले बैच के करीब 40,000 अग्निवीरों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले बैच के अग्निवीरों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम मील का पत्थर साबित होगी। देश के अग्निवीरों की हौसला अफजाई करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस अवसर के जरिए से जो अनुभव प्राप्त होंगे वो जीवन के लिए गर्व का स्रोत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए जोश से भरा हुआ है और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास चल रहे हैं। पिछले साल 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाएं 17.5 साल और 21 साल के बीच के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती कर रही हैं। योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होंगी। इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 50,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। योजना के खिलाफ कई राज्यों में हुए विरोध को देखते हुए सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। सरकार के मुताबिक देश के अग्निवीर को रेगुलर सैनिक की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए वो चाहे तो सैलरी के तौर पर मिलने वाली राशि को बचा सकते हैं और इस पैसे से हायर एजुकेशन समेत अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने 14 जून को ऐलान किया था कि इस साल अग्निपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसमें सेना के लिए 40,000 और आईएएफ नेवी के 3,000 भर्तियां होंगी। आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए आखिर क्या खास है वो भी आपको समझाते हैं। अग्निवीरों के लिए आखिर क्या खास है समझिए। पहले साल
हर महीने 30,000 की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में 33,000 की सैलरी, तीसरे साल में 36,500 रुपए की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि चौथे साल की अगर हम बात करें तो 40,000 रुपए मासिक सैलरी दी जाएगी। हर महीने 30% अमाउंट भी कटेगा। इतना ही नहीं, इतनी ही राशि सरकार भी इसमें जोड़ेगी, यानी कि सरकार की तरफ से भी इसमें राशि को जोड़ा जाएगा और इस राशि को रिटायरमेंट फंड कहा जा सकता है। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस भी इसमें जुड़ेगा, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी इसमें जुड़ेगा। खाना पीना, इलाज और रहना सब फ्री होगा इसमें। 4 साल में एक अग्निवीर को करीब 12 लाख सैलरी दी जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, रिटायरमेंट फंड की अगर हम बात करें तो उस तौर पर एक मुश्त करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। वेतन और रिटायरमेंट के तौर पर 23,43,160 रुपए भी दिए जाएंगे और इन पैसों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब जो ये योजना आने वाली है वो सरकार का ये कहना है कि ये फायदेमंद होगी और सरकार भी अपनी तरफ से इससे सहयोग करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। वंदे भारत में बात अब करेंगे जोशीमठ संकट की, जो कि राष्ट्र आपदा घोषित करने वाली है। इस याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और यह मामला आखिर कैसे हाईकोर्ट तक पहुंचा। दरकती दीवारें, गिरते घर, बेघर होते लोग, ये तस्वीर जोशीमठ की है। पूरा देश जोशीमठ पर आई विपदा से सन्न है। जोशीमठ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सूबे की सरकार भी पीड़ितों की मदद करने में नाकाम साबित हो रही है। जोशीमठ धंसता जा रहा है। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, जहां वो भेजेंगे वहां हम जाएंगे। अपनी बात तो देखिए हम कहते रहेंगे। और जोशीमठ के निवासियों की जो पीड़ा है और जोशीमठ के प्रति लगाव रखने वाले करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों की जो पीड़ा है, उसको हम जहां भी मौका मिलेगा उठाते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बहुत बड़ी आशा लेकर के गए थे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है और कहता है कि हाई कोर्ट जाइए, तो हम उसके निर्देश का पालन करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में अपनी बात कहेंगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पादरीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट दरअसल जो यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार है, उनको मुआवजा दे और इसके अलावा उनकी संपत्ति का बीमा भी कराया जाए, साथ ही राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाए। अब इसको लेकर के देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि हाईकोर्ट में चूंकि पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, तो आप वहां पर अपनी बात रख सकते हैं और आप वहां जाकर अपनी बात रखें और उसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा। दरअसल जोशीमठ के दर्द को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की गुहार लगाई थी। तो दूसरी तरफ आपदा की इस घड़ी में लोग जोशीमठ को बचाने के लिए भगवान को मना रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भू धसाव के बीच बिगड़ते मौसम से जोशीमठ की जनता खौफ में है। ऐसे में जोशीमठ नृसिंह मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने यज्ञ में आहुति डाली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, यज्ञ 100 दिन तक चलेगा और इसमें 1 लाख आहुतियां दी जाएंगी। जोशीमठ को बचाने के लिए यहाँ पर मैं इस वक्त नरसिंह मंदिर में मौजूद हूँ और महायज्ञ का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जोशीमठ बचाओ महायज्ञ का आयोजन इस वक्त यहाँ पर प्रांगण में किया जा रहा है और यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पे पहुंचे, जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए यहाँ पर तमाम पुजारी मौजूद है और आसपास के स्थानीय लोग भी। जोशीमठ की बिगड़ती तस्वीर को देखकर हर कोई सदमे में है। सरकार ने मुआवजे के नाम पर जनता के साथ मजाक किया है। सरकार पीड़ितों को बिना घर दिए उनके घरों को गिरा रही है। ऐसे में जोशीमठ के लोगों पर दुखों का पूरा पहाड़ गिर गया है। तो जोशीमठ में संकट है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सियासत में किताब बम फूटने से दरअसल सियासी कोहराम मचा हुआ है।
कांग्रेस की किताब ने एक बार फिर से देश में बहस छेड़ दी है। कांग्रेस की किताब है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। इस आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को खारिज किया गया, जिस पर अब बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी ने इस किताब के कंटेंट को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि आखिर इस कंटेंट को लिखा किसने और आखिर इस कंटेंट से क्या आपत्ति बीजेपी को है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की किताब पर मध्य प्रदेश कुरुक्षेत्र बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बवेले की किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा पर बवाल खड़ा हो गया। पीयूष बवेले ने कांग्रेस के आजादी के योगदान को लेकर कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा नाम की एक किताब लिखी है। बीजेपी को आपत्ति इसलिए हो रही है कि बीजेपी के जो पितृ पुरुष थे उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके संस्थापक रहे हैं पार्टी के। आपको इतिहास पता होगा कि वो फजलुल हक की सरकार में बंगाल में मंत्री हुआ करते थे और वहाँ उन्होंने ये गवर्नर को लिख के दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचलना है, इसमें मैं क्या क्या योगदान कर सकता हूँ, कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। आडवाणी जी इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने जिन्ना साहब की मज़ार पर फूल चढ़ाए। मोदी जी इनके प्रधानमंत्री हैं जो प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर जाते हैं। तो अब ये सब बातें मैं दोहराऊंगा तो भाजपा को बुरा लगता है। ऐसा काम करते ही क्यों है जो आपको बाद में बुरा लगे। कांग्रेस की किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा में आरएसएस और वीर सावरकर को लेकर लिखे गए कंटेंट पर बीजेपी ने विरोध किया। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में किताब बम फूट गया। किताब में लिखा गया है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने भारत का विभाजन कराया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि समय समय पर अंग्रेजों की तारीफ की। भारत के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का भारत में कोई असर नहीं बचा। इसी तरह का व्यवहार हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का रहा। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का नाम लिया जा सकता है। इन्हीं दोनों संगठनों के संयोग से पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आजकल भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, जबकि सच्चाई ये है कि जब आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद दिखाने का सही समय था, तब इसके पूर्ववर्ती संगठन खामोश थे या आज़ादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। किताब को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसकी तीनों सदस्य जेल में रहे हो, काला पानी की 2-2 सजा भुगत रहे हो, ऐसी कांग्रेस कभी बता पाएगी? कांग्रेस कभी कहती नहीं। कांग्रेस हर हमेशा उस पद्धति पर चली जिसमें फूट डालो, राज करो, अपना राज स्थापित करते रहे। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका इन सोनिया गांधी की कांग्रेस को पता नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया? अगर आज नेहरू जिंदा होते तो बताते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान है। कांग्रेस की किताब पर फिर से हंगामा बरपा है। इससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर भी देश में विवाद खड़ा हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या कांग्रेस किताब की कश्ती के सहारे अपनी सियासी नैया किनारे लगाने की कोशिश कर रही है? अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा के 3 दिन के स्पेशल सत्र में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई में देखिए, शुरू होते ही बीजेपी ने पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सदन पहुंचे। बीजेपी के कुछ विधायक और मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाकर विरोध करते हुए प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को भी घेरा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करने लगे, जिस वजह से विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जो हंगामा बरपा है विधानसभा में, उसके पीछे का कारण क्या रहा और दिल्ली की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। इनसे मिलिए, यह है बीजेपी के विधायक
मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और हाथ में सिलेंडर लेकर विधानसभा में गए। विधायकों का कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित करवा दिया है। WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई है, दिल्ली रहने के लायक नहीं रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। केजरीवाल जी इस बात को बताएं कि 8 साल में दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड शहर कैसे बनी, और ये जो ऑक्सीजन है आज लोगों की मजबूरी हो गई है दिल्ली में, इसके बिना हम जी नहीं सकते। बीजेपी विधायक जब सदन के अंदर पहुंचे तो उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने पॉल्यूशन के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर ही आम आदमी पार्टी विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण से दिल्ली में बुरा हाल है, मगर सरकार सोई हुई है। आप विधायक एलजी के पावर का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेर लिया। आज पूरी दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है और लोगों की सांसें अब इस सरकार के पास गिरवी रखी है। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज दिल्ली के बाहर से लोग दिल्ली में आते हुए डरते हैं। दिल्ली के का मतलब पर्याय बन गया है प्रदूषण। संवैधानिक पीठ के निर्णयों का उल्लंघन हो रहा है, एलजी साहब द्वारा उल्लंघन हो रहा है। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी है संविधान का पालन करना। इसी बीच एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में ठन गई। टीचर के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल सड़क पर उतरा। मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों के साथ एलजी हाउस तक मार्च किया। उपराज्यपाल के आवास पहुंचे। सीएम केजरीवाल अपने विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एलजी की तरफ से संदेश आया है कि वो सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम को ही मिलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने बिना विधायकों के मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अभी मैसेज आया है कि केवल मैं और डिप्टी सीएम 2 को बुला रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि सारे जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो सब लोग आए हैं। हम सब लोग मिलना चाहते हैं और सब जिम्मेदार लोग हैं और एलजी साहब की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिम्मेदारी है कि वो सबसे मिलें, क्योंकि बहुत सीरियस मामले खड़े हो रहे हैं। सब जगह पेमेंट्स रुक रही हैं, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हंगामा कोई नई बात तो नहीं, आए दिन यहाँ पर केवल और केवल हंगामा होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले मेयर चुनाव को लेकर चुने हुए पार्षद सिविक सेंटर में पहुंचे तो उस दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आलम यह था कि हाथापाई तक हो गई। विधानसभा में भी हालात कुछ उसी तरह से थे। हाथापाई की नौबत तो नहीं आई, मगर हमारे माननीय काम कम और हंगामा करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर अब जो खुफिया एजेंसी हैं वो दरअसल अलर्ट मोड पर है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत में घुसने का प्लान बना रहे हैं। जैश ए मोहम्मद नेपाल के रास्ते से भारत में आत्मघाती हमला कर आपको बता दें कि भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे का पूरा प्लान क्या है और कैसे सुरक्षा बल मोर्चे पर डटे हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए। 26 जनवरी को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों को राम मंदिर पर हमले को लेकर एक पोस्ट मिली, जिसके बाद अयोध्या में अलर्ट जारी किया गया। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने डिसाइस कबैरो नाम की ट्विटर आईडी पर राम मंदिर को लेकर एक पोस्ट को ट्रैक किया। इस पोस्ट में लिखा गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अयोध्या के राम मंदिर पर हमले का प्लान बना रहे हैं, जिसके बाद राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए, राम मंदिर जो उन्नत हो रहा है, जो बढ़ रहा है, आधा तक बन गया है, वैसे ही आतंकवादियों के हृदय में ठेस पहुंच रही है, दर्द पहुंच रहा है कि ये मंदिर कैसे बन रहा है। इसलिए आतंकवादी इस पर आक्रमण करने के, इसको क्षत पहुंचाने की योजना बना रहे हैं
और ये नहीं जानते कि यहाँ रक्षक के रूप में स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं, जो सारी दुनिया की रक्षा करते हैं। और भगवान रामलला के आदेश है कि यहाँ की रक्षा करने के लिए, इसलिए जो भी आएंगे यहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है वो इतनी चुस्त दुरुस्त है कि यहाँ पर पत्ता भी हिलने नहीं देगी। शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या धाम में प्रवेश द्वार पर पुलिस 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेक कर रही है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले लोगों से आधार कार्ड, परिचय पत्र मांगा जा रहा है। अयोध्या के मठ मंदिरों में भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादियों को देखते हुए अयोध्या क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें सभी 4 पहिए वाहन, 2 पहिए वाहन सघन चेकिंग अभियान करके उनको छोड़ा जा रहा है और अयोध्या के मठों और मंदिरों में चौकसी बढ़ाई जा रही है। अब सभी संदिग्ध व्यक्तियों से रोककर पूछताछ कर आगे की कार्रवाई त्वरित की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों के शहरों को दिलाने की साजिश रची जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली और पंजाब और देश के कई बड़े शहरों में पाकिस्तान, ISI, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा बड़ी आतंकी स्ट्राइक करवा सकता है। हमले के लिए पाकिस्तान ISI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली। इतना ही नहीं, भारत में होने वाले G20 समिट पर भी आतंक का साया मंडरा रहा है। आतंकी संगठन G20 समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। इसको लेकर ATS समेत दूसरी एजेंसियों को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आतंकियों के मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। तो राजधानी दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के मंसूबे को जानकर खुफिया एजेंसियों के पसीने अब छूट गए हैं। पकड़े गए आतंकी हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आतंकियों का तार सीधे ISI से जुड़ा हुआ है, लेकिन आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और कौन है जो इनके कंधे पर बंदूक रखकर एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने हरकत उल अंसार और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नए गठजोड़ का खुलासा किया। ये गठजोड़ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में तैयार किया गया, जिसका मकसद हिंदुस्तान में दहशत फैलाना है। जहांगीरपुरी से पकड़े गए आतंकियों के खतरनाक मंसूबे। टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे सभी आतंकी। 27 और 31 जनवरी को टारगेट किलिंग करने वाले थे आतंकी। ISI का खास हैदर दिल्ली में आतंकियों का हैंडलर है। आतंकी नौशाद पाकिस्तान में बैठे हैदर के संपर्क में था। हैदर के इशारे पर नौशाद ने साजिश रची। बिहार और कतर से 6 लाख रुपए भेजे गए। नौशाद को जल्द हथियार मुहैया कराने जाना था। हवाला के जरिए नौशाद को फंडिंग होनी थी। स्पेशल सेल ने एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर जहांगीरपुरी इलाके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। 55 साल का नौशाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा है। इसका हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि जगजीत सिंह कनाडा में बैठे अर्शदीप डल्ला से जुड़ा हुआ है, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी और पंजाब गैंगस्टर है। यह ISI के इशारे पर काम करता है। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी घोषित किया था। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के बाद हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। दिल्ली पुलिस ने भलसवा डायरी में छापेमारी की। दोनों की निशानदेही पर भलसवा नाले से शव बरामद हुए। 3 हिस्सों में डेड बॉडी भी मिली। पुलिस को शक है कि दोनों संदिग्धों ने हत्या कर वीडियो हैंडलर को भेजा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान अब भी जारी है। अब खबर देखिए ये है, जानकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI को पत्र लिखा, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन इस पत्र में क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI को चिट्ठी लिखी। जानकारी के मुताबिक इस चिट्ठी में कहा गया कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी।
किरण रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। रिजिजू के पत्र के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल और किरण रिजिजू में ट्विटर वॉर शुरू हो गया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये बहुत खतरनाक है। जजों की नियुक्ति में किसी भी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने लिखा कि उम्मीद है कि आप अदालत के आदेश का सम्मान करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निर्देश का सटीक फॉलोअप है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को खारिज करते हुए कॉलेजियम सिस्टम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फिर से बनाने के लिए कहा था। कानून मंत्री के सीजेआई को पत्र लिखने पर केजरीवाल के अलावा कांग्रेस से भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पहले उपराष्ट्रपति फिर कानून मंत्री का हमला, ये न्यायपालिका को डराने और अंत में इस पर पूरा कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। कॉलेजियम में सुधार तो चाहिए, लेकिन सरकार तो पूरा नियंत्रण चाह रही है। सरकार का समाधान न्यायपालिका के लिए जहर की गोली है। बात करेंगे नेपाल प्लेन हादसे की। अब तक 69 लोगों की मौत की खबर सामने आई, उनके शव बरामद हो चुके हैं। इसके साथ साथ 3 यात्री अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ब्लैक बॉक्स जो है वो भी मिल गया है, जिससे उम्मीद है कि अब हादसे का पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या इसके पीछे कोई और कारण? नेपाल में क्रैश हुए यति एयरलाइंस के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे जांच के लिए सेना को दे दिया गया है। ब्लैक बॉक्स पूरी तरह सेफ है, जिससे उम्मीद है कि हादसे की वजह का पता चल जाएगा। रेस्क्यू टीम ने अब तक 69 शव बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता हैं। इनकी तलाश की जा रही है। ये 3 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक प्लेन में 2 साल से कम उम्र के 3 और 10 साल से कम उम्र के भी 3 बच्चे सवार थे। 42 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनका पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। 72 सीटर प्लेन रविवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से अब तक कोई भी जिंदा नहीं मिला। विमान हादसे में 5 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। प्लेन हादसे में गाजीपुर के जिन 4 युवकों की मौत हुई है वो चारों दोस्त थे, जिनका नाम सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, विशाल शर्मा और अभिषेक सिंह कुशवाहा बताया जा रहा है। अनिल गाजीपुर के जहूराबाद में जनसेवा केंद्र चलाते थे। विशाल शर्मा टीवीएस एजेंसी में फाइनेंस का काम करते थे। अभिषेक अलावलपुर में जनसेवा केंद्र चलाते थे और सोनू जायसवाल बियर शॉप चलाते थे। नेपाल प्लेन हादसे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में 28 साल के सोनू जायसवाल का वीडियो है, जो हादसे से चंद सेकंड पहले लाइव किया गया था और इस लाइव वीडियो में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। हादसे वाली जगह भारत 24 की टीम भी पहुंची। ग्राउंड जीरो पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। जो प्लेन यात्रियों को लेकर जा रहा था वो जलकर खाक हो चुका था। हम अभी पोखरा में उस स्थान पर हैं जहां से यति एयरलाइंस की फ्लाइट जो काठमांडू से पोखरा आ रही थी, वो फ्लाइट जब यहाँ पर अनबैलेंस हुई और गिरने लगी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए फ्लाइट के कुछ हिस्सों का जो टुकड़ा है यहाँ मौजूद है और ये पूरा जो इलाका है, फ्लाइट ये सामने से आई है और इसी सामने से जाकर के ये जो सेतु नदी है जिसको यहाँ पर खोला बोला जाता है, उस खोले में जाकर के गंभीर जो जगह है, जो गहरा जगह है, उसमें जाके वो फ्लाइट वहाँ टकराई और वहीं उसमें आग लग गया। क्या हुआ था ये बताइए। प्लेन इधर से आया करके सीधा अनबैलेंस हुआ था वो है और आ करके सीधा यहाँ से धंसकर इधर चला गया वो। रिहायशी इलाके के पास प्लेन क्रैश हुआ। चारों तरफ हवाई जहाज के टुकड़े पड़े हुए नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेपाल की पुलिस के साथ साथ सेना भी लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाल आर्मी के 250 जवान शामिल हैं। फ्लाइट पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है वो यहाँ पर है, यानी दोनों की जगह की दूरी लगभग 100 मीटर की दूरी है और यहाँ देखेंगे कुछ हिस्सा यहाँ भी फ्लाइट का गिरा हुआ है। एक तरफ सीढ़ी गिरी हुई है, कई फ्लाइट के टुकड़े हो गए हैं जो यहाँ हैं, तो कुछ टुकड़े जो सामने ऊपर घर के पास भी पड़े हुए हैं। यानी जब फ्लाइट वहाँ से आई और यहाँ पर क्रैश किया तो जोरदार धमाके के बाद फ्लाइट का परखचा उड़ गया और उसका एक सीढ़ी यहाँ पर उदाहरण है। तो आप सामने ऊपर जब ये घर है जिसके ऊपर से ही ये फ्लाइट आई थी और यहाँ क्रैश की थी, उस
घर के पास भी फ्लाइट का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये क्रैश था और विस्फोट की आवाज कहां तक गई होगी। यति एयरलाइंस के इस विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन न पायलट को पता था न यात्रियों को आइडिया था। ये पोखरा पहुंचते पहुंचते अग्नि समाधि ले लेगा और अपने पीछे अपनों को रोता बिलखता छोड़ देगा। तो नेपाल विमान हादसे में कुल 69 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 यात्रियों की तलाश जारी है। मृतकों में 5 भारतीय समेत 14 विदेशी भी हैं। विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। उनके साथ को पायलट थी अंजू खतीवड़ा। उनकी बतौर को पायलट ये आखिरी उड़ान मानी जा रही थी। प्लेन लैंड होने के बाद वो मेन पायलट भी बन जाती और कैप्टन के पद पर प्रमोट हो जाती। अंजू के पति दीपक पोखरेल भी एक पायलट थे। उनकी भी मौत 16 साल पहले प्लेन क्रैश में ही हुई थी और वो भी यति एयरलाइंस के को पायलट थे। तो 100 साल बाद एक बार फिर से सेना में पगड़ी हेलमेट विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सरकार सिख सैनिकों के लिए खास हेलमेट खरीद रही है, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। देखिए। रक्षा मंत्रालय ने 9 जनवरी 2023 को सिख सैनिकों के लिए इमरजेंसी सामान के तौर पर 12,730 बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी की। ये स्पेशल हेलमेट MKU कंपनी ने सिख सैनिकों के लिए बनाए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद सिखों के सबसे बड़े संगठन में से एक सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति यानी SGPC ने इसका कड़ा विरोध किया है, जिसके साथ ही 100 साल बाद एक बार फिर से सेना में पगड़ी हेलमेट विवाद छिड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक मोड में सिख सैनिकों के लिए बैलिस्टिक हेलमेट खरीदने की योजना बनाई है। सिखों के लिए विशेष डिजाइन किए गए इस हेलमेट के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 8,911 लार्ज साइज और 3,819 एक्स्ट्रा लार्ज साइज के हेलमेट हैं। यह खबर जैसे ही सामने आई, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति इसके विरोध में खड़ी हो गई। इस हेलमेट को बनाने वाली कंपनी MKU का कहना है कि हेलमेट सिखों के धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे सिख सैनिक अपनी पगड़ी के ऊपर आसानी से पहन सकते हैं। इससे पहले सिख सैनिकों के लिए अब तक कोई भी कंफर्टेबल हेलमेट नहीं था। इसे पहनकर जवान जंग में भी लड़ सकते हैं। ये एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक और बुलेट प्रूफ है। इसके अलावा इसमें मल्टी एक्सेसरी कनेक्टर सिस्टम यानी मार्क्स लगा हुआ है, जिससे इमरजेंसी में जवान की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ये हेलमेट हेड माउंटेड सेंसर, कैमरा, टॉर्च, कम्युनिकेशन डिवाइस और नाइट विजन डिवाइस से लैस है। SGPC ने कहा है कि सिखों को हेलमेट मुहैया करवाने से उनकी अलग पहचान समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सिख सैनिकों ने हेलमेट पहनने से इनकार कर दिया था, इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र को दोबारा विचार करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस हेलमेट को सिख सैनिकों के लिए खरीदने की तैयारी है, उसकी आखिर खासियत क्या है। देखिए, पगड़ी के ऊपर से इसे पहनना आसान हो जाता है, ये एक बड़ी खासियत है। आग से सुरक्षित रखने में ये सक्षम भी है और सभी मौसम में ये हेलमेट कंफर्टेबल है, बेहद हल्का, बुलेट प्रूफ भी है, एंटी फंगल है, एंटी एलर्जिक है, हेड माउंटेड सेंसर और टॉर्च से ये लैस है। हेलमेट में कम्युनिकेशन डिवाइस भी है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे प्रोटेक्टेड रखता है। तो ये कुछ खासियत है सिख सैनिकों के लिए जो हेलमेट बना गया है। भारतीय सेना में सिख सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए अब पगड़ी के ऊपर पहने जाने वाले हेलमेट को लागू करने की तैयारी है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। कई ऐसे देश हैं जहां सिख सैनिक हेलमेट पहनते हैं, तो उनके बारे में भी अब आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, किन देशों में आखिर सिख सैनिक हेलमेट पहनते हैं। कनाडा, इसके साथ ही ब्रिटेन भी एक ऐसा देश है जहां पर सिख सैनिक हेलमेट पहनते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हालांकि देखिए, सुपर पावर अमेरिका में भी मरीन कॉर्प्स को पगड़ी पहनने की आजादी है। वो पगड़ी के साथ दाढ़ी भी रख सकते हैं।